योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। आगे कौन रोआ टेढ़ के दी हैं योगी जी के। अरे वो अपनी कम्युनिटी के समझाओ, योगी जी के क्या बताओ। आ जाए, योगी जी तो स्वागत करते हैं और जो जिस भाषा में चाहता है उसी भाषा में स्वागत करते हैं। तो क्या देंगे बेचारे, उनको नींद नहीं आती है। बेटा सो जा, नहीं गब्बर आ जाएगा उस चक्कर में। वो जो है वो तो नौनी में योगी जी तो बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। आज हम एक नई बहस पर, एक नए मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो जो मुद्दा है आज का, वो मिला जुला मुद्दा है उत्तर प्रदेश से, यानी यूपी की सियासत से जुड़ा हुआ एक अहम ऐसा मुद्दा है जिस पर आज जोर शोर से चर्चा शुरू हो चुकी है। जी हां, दरअसल देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव, लेकिन उससे पहले जो तैयारियां हैं वो सभी पार्टी ने कमर तोड़ तैयारियां करना शुरू कर दिया है और इस लिस्ट में AIMIM भी शामिल है। हालांकि इससे पहले का जो प्रदर्शन था वो कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र और बिहार में मिली कुछ अच्छी खासी जीत के बाद अब ओवैसी साहब हो या फिर AIMIM हो या फिर शौकत अली हो, अब निश्चित तौर पर यह कह रहे हैं कि यूपी में बुर्के वाली CM होंगी। इसके पीछे का इशारा क्या है? क्योंकि अब लगातार हर जगह उनके इसी बयान की चर्चा हो रही है कि क्या उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है, यूपी की सियासत में कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यानी ओवैसी साहब जो हैं वो किस तरीके से AIMIM को बिहार और महाराष्ट्र की छवि की तरह अब यूपी में भी इसी तरीके से आगे आना चाहते हैं, लेकिन जो चुनौतियां हैं उन्हें कैसे पार किया जाएगा और समाजवादी पार्टी इससे कैसे आगे निकल पाएगी, भारतीय जनता पार्टी कैसे निकलेगी और वो नई चुनौतियां क्या हैं जिसके दम पर AIMIM यूपी में अपना वर्चस्व आगे बढ़ाने की लड़ाई में लगी हुई है। लेकिन आज जो अहम मामला है, जो अहम मकसद है, वो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिरकार शौकत अली ने कई ऐसे बयान दे दिए हैं। यानी पहला बयान तो देखिए जो लगातार इस वक्त चर्चा में बना हुआ है वो तो चुनाव को लेकर के है कि अब हम यूपी में बुर्के वाली CM लेकर के आएंगे। चलिए ठीक है, आप लेकर के आएंगे, लेकिन क्या नई रणनीतियां रहने वाली हैं, किस तरीके से काम किया जाएगा और ये बयान आखिरकार क्यों दिया गया है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि सभी को पता है कि मुस्लिम वोट बैंक उत्तर प्रदेश में जो है वो बहुत ज्यादा अहम माना जाता है और इसीलिए अब किस तरीके से लॉलीपॉप देने की कोशिश जो है वो यूपी में मुस्लिम वोटरों को दिया जा रहा है, ये सभी के सामने है। एक नई तस्वीरें हम सबके सामने हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम राजनेताओं के तमाम तरह के रिएक्शन आए हैं। पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दलित भाइयों को जिन्होंने मुत्तहिद होकर के अपने समाज की एक बेटी को उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बनाया था, तो हम तो 20% है उत्तर प्रदेश में। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हमारे कौम की भी एक बेटी जो हिजाब और नकाब में होगी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत, अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। कौन मना कर रहा है? आगे कौन रोआ टेढ़ के दी हैं योगी जी के। अरे वो अपनी कम्युनिटी के समझाओ, योगी जी के क्या बताओ तुम। उनको चाहिए कि अपनी कम्युनिटी के लोगों को बतावें कि बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, अमन चैन के लिए हम आपके बीच में आ रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए। आ जाए, योगी जी तो स्वागत करते हैं और जो जिस भाषा में चाहता है उसी भाषा में स्वागत करते हैं। स्वागत हो जाएगी, आए। वो चुनौती क्या देंगे बेचारे, उनको नींद नहीं आती है। बेटा सो जा, नहीं गब्बर आ जाएगा उस चक्कर में। वो जो है वो तो नौनी में योगी जी तो बहुत बड़ी बात है। लौनी के अंदर भी उन्होंने कहा था हम आएंगे, हमने उतरने नहीं दिया हेलीकॉप्टर। तो आज का मुद्दा देखिए बेहद खास, यूपी की सियासत से जुड़ा हुआ। चूंकि महाराष्ट्र और बिहार में जिस तरीके से AIMIM का वर्चस्व आगे बढ़ा है, उसके बाद से अब यूपी में
उसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश में लगातार एआईएमआईएम लगी हुई है। लेकिन यूपी की राजनीति में कैसे बिसात बिछाई जाती है, इस पर भी हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। और निश्चित तौर पर 2027 का जो चुनाव वो बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। अब बार बार इस चीज का जिक्र किया गया कि देखिए भाई, दलितों ने अगर मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया तो क्या मुसलमान अपने समाज से किसी मुसलमान बेटी को यानी बुर्का पहने कोई भी सीएम नहीं बन सकता क्या? संविधान में तो भाई बराबर का अधिकार दिया गया है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं और ऐसे तमाम बयान हैं जिस पर लगातार सियासी बहस जो है वो छिड़ी हुई है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पहला आपका तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ इस बीच रोहित सक्सेना जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी के, और थोड़ी ही देर में हमारे साथ शमीम अहमद तुर्क जुड़ेंगे जो कि प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के। लेकिन सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत रोहित जी मैं आपके साथ ही करूंगी, क्योंकि लगातार चाहे हम हैदराबाद से लेकर यूपी तक का जिक्र करें, जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं उसमें खुली चुनौती दी जा रही है आप लोगों को, और यही कहा जा रहा है कि अपनी कमर की पेटी बांध लो क्योंकि हम जो है वो यूपी में आने वाले हैं, माहौल बदल देंगे। क्या कहेंगे? हर हर महादेव, वंदे मातरम। चित्रा जी, पहले तो मेरा नाम पूरा कर लीजिए, डॉक्टर रोहित सक्सेना जी। और प्रवक्ता की जगह नेता बीजेपी। ठीक है, मैं ठीक करवाती हूँ सर जी। दूसरा, देखिए एक बात तो साफ हो गई, ओवैसी की जो मानसिकता है मुस्लिम महिलाओं को लेके वो तालिबानी और हमास वालों की है। आप कहते कि मुस्लिम पढ़ी लिखी बेटियां आगे आएंगी, उनको आगे किया जाएगा, हिजाब में आएंगी, नकाब में आएंगी, ये भारत के किस संविधान में लिखा है? क्या मतलब शरीयत के हिसाब से बनाइएगा क्या? कभी तो कहते देश संविधान से चलेगा, कभी सीएम बनने वाले कहते हैं आप बुर्का और हिजाब पहनना पड़ेगा। ये कहां की मानसिकता है? आपने कभी मुस्लिम समाज में पढ़ी लिखी बेटियों की पैरवी करी, उनको आगे लाने की बात करी? अच्छा, क्या जरूरी है समाज को आगे ले जाने के लिए, बुर्का या हिजाब या शिक्षा? मैं तो कह रहा हूं भारत का संविधान ये स्वतंत्रता देता है, कोई भी सीएम बन सकता है, कोई भी पीएम बन सकता है, लेकिन ये मैंडेटरी कहां से हो गया कि नहीं पहले हिजाब पहने बुर्का पहने तो ही सीएम बने? दूसरी बात, मैं इनको थोड़ा इतिहास दिखा दूं, इनको आईना दिखा दूं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं क्योंकि ये जिस हिसाब से बात करते हैं, सनातनियों का विरोध करते हैं, जिस हिसाब से कहते हैं 15 मिनट के लिए आप पुलिस हटा लीजिए। 2017 में 38 सीटों पे लड़े, 37 सीटों पे जमानत जब्त हुई। आप बोलिएगा तो वोट मतलब आपको वोट के साथ सहारनपुर नगर में इनको 693, कैराना में 1365, आप बोलिएगा तो पूरे 37 सीटों की इनकी वोट की संख्या बता दूंगा। केवल जमानत इनकी बची थी संभल में 2017 में, जहां 59 जीते, वहां भी नहीं थे, 59,000 वोट मिले, तो 59,336 वोट। यही बात करूं 2022 में तो 100 सीटों पे लड़े, 99 में जमानत जब्त हुई। केवल जमानत जो इनकी बची थी मुबारकपुर सीट पे बची थी 36,460 वोट से, एक सीट जीत नहीं पाए, क्योंकि आपको पैरवी करनी है हिजाब को बुर्के की, आपको समाज को, शिक्षित समाज को लाना नहीं है। मैं आपको एक आंकड़ा दूं चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले मुस्लिमों का जो शैक्षिक दर था वो 59.1% था। इन 10 सालों में आप आंकड़े चेक कर लीजिएगा, मेरे आंकड़े किसी भी चैनल पे आप, मैं बिल्कुल चैलेंज करता हूं, आप चेक कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 10 सालों में शिक्षा का दर 79.5% हो गया। मुस्लिमों की मैं बात कर रहा हूं अभी केवल, यानी हम शिक्षा पर बल दे रहे हैं। और अप्रत्याशित जो रिजल्ट आए थे मुस्लिमों के सिविल सर्विसेज में, 2024 में सबसे ज्यादा मुस्लिम बच्चे आजादी के बाद सेलेक्ट होकर के आए थे। हम तो पढ़ के हक लेना सिखा रहे हैं, आप क्या सिखा रहे हैं कि आपको सीएम बनना है तो पहले बुर्का और हिजाब बहुत जरूरी है। अरे शरीयत चलाइएगा। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए भारत का संविधान की एक खूबसूरती है, वो किसी को भी हक देता है कि आप आइए चुनाव लड़िए, आप जीतते हैं तो अपना नेता चुनिए, लेकिन इस तरह की तालिबानी सोच और हमास सोच जो की है, लेकिन मुझे लगता है देश के लिए। हाँ ठीक है, लेकिन शौकत अली ने जिस बात का जिक्र किया है उसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह चीज भी बोली है, इसका क्या मतलब निकालेंगे आप कि अगर दलितों ने मायावती को मुख्यमंत्री 4 बार बना दिया है तो क्या मुसलमान समाज एक मुसलमान बेटी को यानी बुर्का पहने किसी महिला को, किसी बेटी को सीएम नहीं बना सकता? ये तो हमारा अधिकार है। बुद्धिहीन है वो, हाँ। बुद्धिहीन है वो, अकल उनकी जो है ना। आप मुझे बताइए, आप जर्नलिस्ट हैं, क्या किसी एक वर्ग विशेष के केवल वोट दे देने से सरकार बन जाती है? यह कहा जा सकता कि वर्ग विशेष ने ज्यादा सहयोग किया। क्या उसमें ब्राह्मणों का योगदान नहीं था? क्या सवर्णों का योगदान नहीं था? हाँ ना, हमारी सरकार है, आज सबसे ज्यादा
SC ST OBC सांसद हमारे पास है, सबसे ज्यादा SC ST OBC विधायक हमारे पास है, तो हम कह दें कि नहीं वर्ग विशेष ने हमें चुन लिया। बुद्धिविहीन लोग हैं ये, इनको पता ही नहीं है सत्ता में बैठने के लिए आप वर्ग विशेष को बांट करके नहीं बैठ सकते, आपको सर्व समाज की जरूरत चाहिए। अभी आप समझिए 2014 में जो मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को 7% मिला था, 2019 में वो 23% हुआ। मैं मुस्लिम वोटों की बात कर रहा हूं। क्या हम कहते नहीं मुस्लिमों को हमको वोट नहीं मिला, हमने फिर भी सरकार बना ली? और ये दिन ब दिन बढ़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जैसे शैक्षिक स्तर मुसलमानों का बढ़ेगा, उनको समझ में आएगा कौन उनको भाई बनाना चाहता है, माफिया बनाना चाहता है, कौन उनको शिक्षित करके मुख्य धारा में लाना चाहता है। आज तक मैं आपको बताऊं, चूंकि मैंने लंबा समय जर्नलिज्म में मीडिया में दिया है, मुझे आजादी के बाद ऐसा कोई नेता इतिहास में नहीं दिखा जिसने इस समाज की शिक्षा की बात करी। सबने इनका इस्तेमाल किया, लेकिन मुख्य धारा में किसी को नहीं लाना। मैं समाजवादी पार्टी की अगर बात करूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मुस्लिम नहीं बनाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष एक मुस्लिम नहीं बनाएंगे, और मुख्यमंत्री तो भूल जाइए क्योंकि तो घर की सीट है। अच्छा रोहित जी, एक जो अहम सवाल है वो हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी राज्य की बात उठा करके देखिए, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, कोई भी राज्य हो, जब चुनाव आते हैं तो पहले तो तमाम बड़ी बड़ी बातें यानी बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, महिला, नौकरी, पेशा, तमाम मुद्दे हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद एक दूर से कहीं से ऐसी आवाजें आती हैं कि नहीं, हमारे समाज का अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो हम ये कर देंगे, हमारे समाज से अगर कोई महिला मुख्यमंत्री बनेगी तो हम ये कर देंगे, पूरे शहर को हरे रंग से हम रंग देंगे। ये भी महाराष्ट्र में भी आपने सुना ही होगा, बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। तो मेरा सवाल ये है सर, सुनिए पहले, मेरा सवाल ये है कि आजकल का जो चुनाव है, क्या वो जो अहम मुद्दे हैं उससे हटकर सिर्फ धार्मिक पर ही टिक चुका है क्या? उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता? मुझे एक बात बताइए, जब तक मैंने मीडिया देखा था, जो लॉ एंड ऑर्डर होता था वो विपक्ष का मुद्दा होता था, आपको पता है। लॉ एंड ऑर्डर पे विपक्ष बात करता था, सरकार को घेरता था। 2022 के चुनाव में माननीय योगी आदित्यनाथ जी हर मंच से चिल्लाते थे विपक्षियों को आओ और लॉ एंड ऑर्डर पे बात करो, और ये आसपास नहीं भटकते थे। ये सीधे कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये इनके पास मुद्दे नहीं है कि बुद्धि नहीं है। अभी आपने 2 दिन पहले सरसंघ चालक जी को सुना होगा, उन्होंने क्या बात कही कि किसी भी समाज का व्यक्ति सरसंघ चालक बन सकता है। जब आप समाज को अभी तक ये लोग क्या करते थे आप समझिए, अभी ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग सेकुलर हैं, हम लोग एक भारत की बात कर रहे हैं। पीडीए नारा क्या है? ये बांटने का नारा नहीं है, ये समाज को बांटने का नहीं है। कभी आप धर्म को लेकर भागते हैं, कभी आप जाति को लेकर के भागते हैं। भारत में पहली बार आपने देखा होगा 2014 में लोगों ने भारतीय बन के वोट दिया, न किसी ने समण बन के वोट दिया, न किसी ने दलित बन के वोट दिया, भारतीय बन के वोट दिया। यही रिपीट हुआ 2019 में, 24 में। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 17 में, 22 में। इनके पास मुद्दे नहीं है। ये क्या सोचते, आज जो मुद्दा आया है उसको लपक लो, हो सकता है फायदा हो जाए, फिर मुंह की खानी पड़ती है, फिर उनको लगता नहीं फिर से भाई सब रिसाइकिल करना, अपना R&D करनी पड़ेगी, फिर किसी मुद्दे को लपकना पड़ेगा। देखिए राजनीति चित्रा जी बहुत गंभीर विषय है। यहाँ जो आप जब वक्तव्य देते हैं वो वक्तव्य बहुत दूरगामी परिणाम लाता है। मैं कांग्रेस की बात करूं, ये अपने आप को मुस्लिम हितैषी बताते हैं कि अल्पसंख्यकों का विरोध कर रही भाजपा। जब APJ अब्दुल कलाम साहब को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बनाया था, महामहिम बनाया था, और रिपीट होने की बारी थी, और APJ अब्दुल कलाम साहब ने बहुत मुखर होकर यह बात कही थी, यदि सर्वसम्मति होगी तो मैं दोबारा बनने को तैयार हूं। आप इतने हितैषी थे मुसलमानों के, तो क्यों नहीं बनाया? क्यों बदल दिया आपने, क्यों हटा दिया? ये इनका, देखिए ये इनका चेहरा है, ये उनका इस्तेमाल वोट बैंक के रूप में तो करना चाहते, लेकिन मुख्यधारा में नहीं लाना चाहते। और ये मुझे लगता है मुस्लिम समाज को समझ में आने लग गया है। आज देखिए मैं चूंकि अगर आप मेरा प्रोफाइल देखेंगे तो मैं अधिकांशतः मुस्लिमों के बीच राजनीति करते पाया जाता हूं। आप विश्वास करिए, मैं बहुत दावे से कह रहा हूं, सारे इतने खुश हैं कि भैया अब कोई पर्ची नहीं आती है, कोई गाड़ी नहीं लगती है कि ये दे दो वो दे दो, क्योंकि अब ये बंद हो गया है। मैं जिस जगह पे मेरा ऑफिस है, जहां से मैं आपसे डिबेट कर रहा हूं, इससे 200 मीटर दूरी पे एक सड़क है, नई सड़क, जिसको खूनी सड़क कहा जाता था। आए दिन मर्डर होते थे।
सामान्य परिवार भी उस हत्या को होने के बाद अपने घर में दुबक के छुप जाते थे। जरा जरा से बच्चे स्मैक का, कट्टों का कारोबार कर रहे थे। आज वो या तो पिता के व्यवसाय में लगे हैं या अपना छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं, और चूंकि शिक्षा की कमी है उनके पास, तो कोई ई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन देखिए, पुख्ता बात क्या है कि आप जिस समाज की पैरोकारी कर रहे हैं उसको मुख्य धारा में लाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, बातों से कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, हम इस चर्चा को और आगे बढ़ा लेते हैं। हमारे साथ और अन्य मेहमान जुड़ चुके हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी जी, और हमारे साथ जुड़ गए हैं AIMIM के प्रवक्ता शमीम अहमद तुर्क जी। शमीम जी, मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि लगातार इस वक्त शौकत अली का जो बयान है वो बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। फिर वो चाहे पहला बयान हम दो, हमारे 2 दर्जन हो, या फिर उनका ये बयान कि भाई यूपी में हम बुर्के वाली सीएम लेकर के आएंगे, तो मकसद क्या है AIMIM का इस बार यूपी में? मैडम, मैं ये बताना चाहूंगा कि शौकत अली साहब ने जो बयान दिया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या बुर्के वाली इस देश के नागरिक नहीं है? क्या बुर्के वाली पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैन है कि वो सीएम नहीं बन सकती? उत्तर प्रदेश का हर वो व्यक्ति जो विधानसभा में चुनकर जाएगा, बहुमत का अगर वो नेता है, उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है, तो सीएम की शपथ ले सकता है। तो मेरे अभी रोहित जी भाई साहब बोल रहे हैं सक्सेना जी के बुद्धिविहीन लोग हैं ये। इनको चाहिए कि पहले तो शब्द थोड़ा मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें, कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा या मर्यादित नहीं है इस्तेमाल करें। जर्नलिज्म से आए हैं आप, बुद्धिविहीन क्यों कर सकते हैं? अनसेंसर्ड नहीं है। डिग्री लेकर आए हैं, लंदन से पढ़कर आए हैं, और संसद रत्न का अवार्ड 3-3, 4-4, 5-5 बार मिल चुका है उनको, जिनको कह रहे हैं बुद्धिविहीन आप। नहीं शमीम जी, सवाल यह है कि 2027 का जो चुनाव है यूपी में, रोहित जी, क्या वो मुद्दों पर आप लोग लड़ना नहीं चाहते हैं, सिर्फ धार्मिक आधार पर ही लड़ना चाहते हैं? यही वजह है जो शौकत अली बार बार ऐसे बयान देते हैं और एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि यूपी में बुर्के वाली सीएम बननी चाहिए और बनेगी? इस बयान को अकेले को जोड़कर नहीं, मैं ही प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 80 और 20 का नारा किसने दिया था? ये चुनाव 80 और 20 का है। अगर वो 20 की बात कर रहे हैं तो क्या गुनाह कर दिया उन्होंने? ये नारा किसने दिया था? अभी सक्सेना जी बताएंगे। वो भी 80 कौन है? वो हमारे साथ तो सर्व समाज के लोग जुड़े हैं मेरी पार्टी में। पिछले विगत 3 माह में मेरी पार्टी में 27 लाख उत्तर प्रदेश से नए लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है, जो सर्व समाज से संबंधित है, सर्व धर्म से संबंधित है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। रोहित जी जवाब दीजिएगा। तो मैं तो मुझे रुकिएगा शमीम जी, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि बुर्के वाली बच्ची, क्या बच्ची अगर डिजर्व कर रही होगी, बुर्के वाली हिजाब वाली नहीं होगी, तो मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है? बताइए मुझे। अभी तो आप लोग कभी पैरवी करते हैं कि नहीं, देश में लोकतंत्र चलेगा। अगर मैं कह रहा हूं बच्ची डिजर्व कर रही है और बुर्के और हिजाब वाली नहीं है, तो ये स्पेशली कहां से कंडीशन आ गई कि बुर्के? आप ये कह सकते थे कि मुस्लिम समाज से बच्ची आएगी, ये कहां से मैंडेटरी हो गया कि नहीं बुर्के और हिजाब में आएगी? ये कहां से हो गया? चलिए, थोड़ा टेक्निकल इशू है, मैं दुरुस्त करवा। मैं बता दूं, बुर्के सवाल यहाँ बुर्के का कहाँ आ गया? देखिए, मुस्लिम महिलाएं बहुत सारी बुर्का यूज कहा है उन्होंने, होनी जाती हैं, और कुछ बहुत सारी, ये तो बाई चॉइस है, उन्होंने कहा है, बेशक कहा है, लेकिन बहुत सारी मैं जहां से मैं आता हूं, जहां मैं रहता हूं, मैंने देखा हिंदू परिवारों में नई बहुएं अपने ससुर के सामने बुर्का पहनती हैं, वो भी तो बुर्का ही है, नकाब नहीं पहनती क्या? पर्दा नहीं करती क्या? तो क्या हमने कभी कहा घूंघट में रहने वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी, देश की वित्त मंत्री बनेगी? हमने कहा क्या?
आपने तो स्पष्ट शब्दों में कहा ना बुर्के और हिजाब वाली बनेगी। देखिए है क्या समस्या, क्या है मैं आपको बताऊं समस्या क्या है। आप लोग देश तो सेकुलर चाहते हैं, लेकिन मानसिकता कॉम्युनल रखेंगे। देश तो आपको सेकुलर चाहिए, लेकिन मानसिकता आपकी कॉम्युनल होगी। अरे भाई, बच्ची बिना बुर्के की भी होगी और डिजर्व करती होगी, तो मैं कह रहा हूं उसको आना चाहिए। लेकिन ये कहां से कंडीशन हो गई बुर्के और हिजाब में आएगी? क्या कहना चाहते हैं आप? की बात करते हैं, हमारी मानसिकता मुझे बताइए ना, ये कहां से बात आ गई कि नहीं बुर्के और हिजाब में ही आएगी? अरे आपका ये भी स्टेटमेंट हो सकता था कि हमारी पार्टी जीती तो मुस्लिम समाज की महिला बनेगी मुख्यमंत्री। करते हो तो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। क्या बात करते हैं आप, कुछ भी बोलते हैं आप। समस्या आपके साथ ये, मैं सीधी बात कह रहा हूं। आप ये भी कह सकते थे स्पष्ट कि अगर हमारी बहुमत आया तो हम मुस्लिम समाज की महिला को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसमें ये कहां से आ गया कि नहीं बुर्के और हिजाब में आएगी तो बनाएंगे? अरे भाई साहब, जब देश सेकुलर चाहिए तो मानसिकता भी सेकुलर लाइए, उसको कम्युनल मत बनाइए। यही आप लोगों की समस्या है कि देश तो सेकुलर चाहिए, लेकिन आपको पैरवी कर रही है मुस्लिम पर्सनल लॉ की कि नहीं हमारा कानून चले। अरे देश अगर सेकुलर होगा तो कानून आपका कैसे चल जाएगा भाई? कहां से चल जाएगा आपका कानून? बहुत सारे लोग दाढ़ी रखते हैं। कुछ भी मत बोला करिए भाई, कुछ भी मत बोला करिए। देखिए ये देश, मैं आपको बताऊं, मेरी बात समझिए, इस देश में हजरत बेगम महल ऐसी महिला, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, हजरत नहीं, मुझे आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं। आप डिबेट में आए तो सुनना पड़ेगा, आप बात दें। आप डिबेट में आए हैं तो आपको सुनना पड़ेगा। आप सुने अथवा ना सुने वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप जो बोलेंगे मैं पूरा सुनूंगा और पूरा जवाब दूंगा और बिल्कुल शब्दों का एकदम 100% टकाटक जवाब दूंगा आपको। आराम से बात कीजिए। नहीं, मैं उत्तेजित नहीं होता, ये तो आप बोल रहे हैं। मैं आराम से बोल रहा हूँ। आपका, अरे किसको, मुझे मेरी उत्तेजना आपकी दिख रही है? आगे पीछे आप ऐसे हो रहे हैं, मैं तो आराम से बैठा हूँ भाई। ये वेव्स आप में आ रही हैं, मुझ में नहीं आ रही। अपने कंपन को संभालिए, पता चल रहा है कंपन किसके अंदर आ रहा है। कंपन को संभालिए, स्थिर होकर के करिए। व्याकुलता इसे कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज बता रही है आप व्याकुल है। ऐसे कैसे कह दिया आपने? शमीम जी, रोहित जी, मुझे लगता है बहस जो है दिशा से भटक रही है, दिशा से भटक रही है। तो हम टॉपिक पे रहते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, मैं दिशा से, देखिए विवेक भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा। ये भी कह सकते थे कि अगर हमें बहुमत आया तो मुस्लिम समाज की कोई बेटी हमारा रिप्रेजेंटेशन करेगा। इसमें क्या गलत कह रहा हूं? देखिए, लेकिन बुर्के और हिजाब में आएगी, ये आप एकदम कंपल्सन, तो क्या तालिबानी और हमास की मानसिकता है क्या? मैं आज सदन में रहा दिन भर, चूंकि सदन चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, तो वहां पर बहुत सारे पार्टी के तमाम प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि, और चर्चा का विषय यही था। सुबह आप लोगों ने इसके पहले तमाम मंत्रियों की और विधायकों की बाइट्स भी देखी होंगी। बुर्के वाली बात कुछ किसी को हजम नहीं हुई। हालांकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के विधायक, उनसे मैंने बात की तो चूंकि मुद्दा सेंसिटिव है, उन्होंने तो नहीं टिप्पणी की इस मामले में, लेकिन सरकार के लोग खुलकर इस पर बोले हैं और उन्होंने कहा है कि AIMIM चूंकि चुनाव यहाँ पर ऐलान किया है लड़ने का, और योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए बदरुद्दीन ओवैसी ने चुनौती दी है कि हम आ रहे हैं, तैयार रहो। तो ये जो तरीका है, ये जो एग्रेशन है पॉलिटिक्स में AIMIM का, इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस हमने देखे हैं। तो ये एग्रेशन पॉलिटिक्स में, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में शायद इस तरह का एग्रेशन खास वर्ग को लेकर बहुत मौजूद नहीं है और सर्वमान्य भी नहीं है। लोग इसको नहीं मानते हैं। ये बात अलग है कि सरकार के लोग अगर एग्रेशन करते हैं और एक उनके पास बड़ा जनमत है, वो करते हैं तो लोग सुनते हैं। योगी आदित्यनाथ कुछ उत्तेजक भाषण देते हैं या अखिलेश यादव कुछ बोलते हैं तो उनको सुनते हैं। लेकिन जिस पार्टी का अभी उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं है, AIMIM का, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर पिछले चुनाव में भी अगर लड़े होंगे तो बमुश्किल, जबकि साथ में लड़े थे, शायद इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। अब की बार तो गठबंधन का हिस्सा भी नहीं होना चाहते हैं, अकेले लड़ने की ताल ठोक दी है। तीसरा मोर्चा जरूर आकार लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी हवा में है, उसका कहीं जमीनी आधार नहीं है। तो ऐसे में इस तरह के बयान एक नेगेटिव पॉलिटिक्स को और नफरत वाली पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हैं। ये आज का लब्बो-लुआब था जो मैंने वहां पर बात की तमाम लोगों से। अब बुर्के वाली सीएम की बात चल रही है, तो ये बुर्के वाली सीएम का आइडिया कहां से आया, कैसे आया?
मैं चाहूँगा कि AIMIM के जो प्रवक्ता हैं वो इस बात को साफ करें। मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश में शायद 20% या 21% के आसपास है, और इतने वोट बैंक में अगर मान लेते हैं कि पूरा वोट बैंक भी ले जाते हैं, चूंकि मुस्लिम समाज एक नए चेहरे को, एक नया जो लीडर है उसकी तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है, ओवैसी की तरफ देख रहा है, और लगातार उनका जनाधार बढ़ रहा है। पिछले कई चुनावों में हमने देखा, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हो या बिहार के चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम समाज को एक बड़ा चेहरा मिलने वाला है लीडरशिप का, ऐसा मुझे लगता है राजनीति कवर करते करते। लेकिन 20% वोट अगर पूरा भी मिल जाए तो भी क्या बुर्के वाले सीएम बना पाएंगे, ये मैं जानना चाहूंगा प्रवक्ता से कि क्या आपको लगता है कि पूरा वोट मिलने के बाद भी इस बयान पर कायम रहेंगे और बुर्के वाली सीएम ले आएंगे? शमीम अहमद जी, आपसे सवाल है। क्या देखिए, अभी त्रिपाठी जी की जो बात है उसका मैं बड़ी शाइस्तगी से जवाब देना चाहूंगा, और बड़े पोलाइट वे में आपने मुझसे क्वेश्चन किया है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको संतुष्ट करूं। देखिए, कोई भी पार्टी अकेली किसी कम्युनिटी पर इलेक्शन नहीं जीत सकती। जो सक्सेना जी कह रहे थे, मैं वो बात भी कह रहा हूं, कोई भी पार्टी नहीं जीते। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसके 2 सांसद हुआ करते थे भारत की संसद में, 2 से 89 हो गए थे फौरन, अब फिर आज वो सत्ता में बैठे हैं। तो ये जनता पर निर्भर करता है, जिस तेजी से हमारा जनाधार बढ़ रहा है और सर्व समाज और सारे वर्गों के लोग मेरी पार्टी से जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आंकड़े गवाह हैं। 27 लाख लोगों ने विगत 3 माह में सदस्यता ग्रहण की है बिहार के इलेक्शन के बाद से अब यहां पर मेरी पार्टी में। तो जिस तेजी से हमारा ग्राफ बढ़ा है, अब की मर्तबा 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा तो आंकड़े चौंकाने वाले होंगे। और जब उनका चौकतरी साहब के बयान को मैं क्लैरिफाई और एक्सप्लेन करना चाहूंगा, वो बयान ये था कि जब वो बहन जी पर बोल रहे थे, जब बहन जी इस देश की 23% दलित वोट है यूपी में, और बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बन सकती हैं, तो क्या 20% वाली बुर्के वाली नहीं बन सकती? बुर्के वाली से मुराद था कि कोई मुस्लिम महिला भी सीएम बन सकती है, क्योंकि जनता अगर उनके साथ जुड़ गई। अब जिस तेजी से दलित भाई जुड़ रहे हैं, जिस तेजी से पसमानदा तबकात के लोग जुड़ रहे हैं, ओबीसी क्लास हमसे, तो वो सारे वर्गों के, सर्व समाज के और सारे धर्मों के लोग जुड़ रहे हैं भाई। लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मुस्लिम और दलित समाज, विशेषकर दलित और विशेषकर मुस्लिम, वैसे सर्व वर्ग हैं हमारे साथ, तो वो ये कह रहा है कि बाबा तेरा सपना अधूरा, असद ओवैसी करेंगे पूरा। उन्हें विकल्प मिल गया ना, ओवैसी साहब के नेतृत्व मिल गया उनको, जिनकी आवाज उठने से रह जाती है। जो कमजोर तबके हैं उसमें मुस्लिम भी आते हैं, उसमें पिछड़ा हिंदू भाई भी आते हैं, उसमें हमारे दलित भाई भी हिंदू भाई हैं, वो भी इसमें आते हैं। तो ओवैसी साहब को के नेतृत्व को वो लोग स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं AIM ने जो जिस तरह का उनका तरीका है काम करने का, मेरे कायद ने हमारे 7 विधायक है वहां पर, और वहां हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना में हमने कितनी तेजी से लोगों के दिल जीते हैं, कितनी तेजी से हमने काम किया है। वही तरीका हम यूपी में लाएंगे, और यूपी में कोई बुर्के वाली से मुराद ये है कि कोई मुस्लिम महिला भी सीएम बन सकती है जिसे जनता चाहेगी। ये ठीक है। देखिए, दिक्कत यहाँ पर रोहित जी कुछ कहना चाहते हैं, चलिए ठीक है, अपनी बात रखिएगा, फिर उसके बाद मैं अगला सवाल करूंगी। मेरे AIMI के साथी शमीम साहब से एक छोटा सा सवाल, अगर इनके वैसा आंकड़ा हो, आज आपके पास उत्तर प्रदेश में कुल कितनी पार्टी में संख्या कितनी है? कुल कितने लोगों की पार्टी है आपकी? आपने बताया 27 लाख अभी जुड़ गए, कुल कितने लोगों की पार्टी होगी आपकी? एक अंदाजा अगर हो आपके पास, या 2022 के पहले कितने थे? कुछ है डेटा आपके पास? मैं वही तो बता रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे, आज सत्ता में बैठे हैं, तो हमारी, अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा सवाल जनप्रतिनिधियों को लेके नहीं है। मेरा सवाल सीधा सवाल है कि आज आपने बताया ना पार्टी के सदस्यों की संख्या 3 महीने में 27 लाख हो गई, तो 2022 के पहले क्या थी, अभी तक कुल कितनी हो गई? कुछ है आपके पास आइडिया? 1 करोड़ से ज्यादा हमारे सदस्य हैं सक्रिय। तो इसका मतलब आपके लोग भी वोट नहीं दे रहे हैं। आपको 22 लाख वोट मिले थे, आपको आपके लोग भी वोट नहीं दे रहे हैं, पहले उनको संभाल लीजिए।
आपको सदस्य नहीं दे रहे वोट। पहली घटना आप है बताइए सर। आप क्या करिएगा? 5 साल पहली बात कर रहे हैं आप। आज की बात कर तो रहा हूं मैंने इसीलिए पूछा आपके, आपने कहा ना आज इतने हो गए, यानी कुल मान के चले तो 50 लाख के आसपास तो आप रहे होंगे, 3 मंथ की है बात ना? थी। तो आपको पार्टी के लोग भी वोट नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको अभी अपनी पार्टी के अंदर में काम करना है। उसके बाद फिर मैं कह रहा हूं, देखिए एक बात समझिए समीम भाई एक बात समझिए, एक पहले मेरी बात समझिए। जी मुझे सिर्फ आपत्ति इस बात से कि आप लोग मुस्लिम महिलाओं या मुस्लिमों की शिक्षा की बात नहीं करते हैं, आप लोग शरीयत पे आते हैं, बुर्का हिजाब इस पे। मुझे बताइए, क्या आपको एक ऐसा समाज नहीं दिखता जहां मुस्लिम बेटियां पढ़ करके बाहर आए? आप अपने यहां देखिए, मैं तो पॉलिटिक्स कर रहा हूं दिन ब दिन उनकी, किस एज में शादी कर देते हैं आप। मैं संपूर्ण मतलब समाज की बात कर रहा हूं, क्या शिक्षा का स्तर है उनका? पहले आपको इस पे काम करना पड़ेगा, तब कोई बेटी ऐसी निकलेगी जो हिजाब पहने, बुर्का पहने अथवा ना पहने और मुख्यमंत्री बने। पहले आपको शिक्षा में काम करना पड़ेगा, बेटियों को आगे लाना पड़ेगा, तब होगा ऐसा। ऐसे आपका सपना साकार तो कभी नहीं होगा कि आप उनको जो है बांध के रखे पीछे, शिक्षित ना करें और कहें किसी बुर्के वाली को हम, हिजाब वाली को मुख्यमंत्री बना देंगे। तो अभी पार्टी में आपको ही काम करना, आपके पार्टी के लोग आपको अभी वोट नहीं कर रहे हैं। बुर्का जो है, बुर्का या हिजाब, उसके तरक्की के राह में कोई रोड़ा थोड़ी है। आप उसको गलत तरीके से मैंडेटरी भी नहीं है, मैंडेटरी भी नहीं है, मैंडेटरी भी नहीं है, तो ये भी समझ लीजिए। अगर बेटी नहीं चाहती है बुर्का पहनना, बेटी नहीं चाहती हिजाब पहनना, तो आप जबरदस्ती करके नहीं कह सकते। जैसे आपने कहते नहीं मुख्यमंत्री उसको बनाएंगे बुर्का और हिजाब पहनेगी, ये आपको सोच बदलनी पड़ेगी। आपको अपने यहाँ के बहनों का पहले स्तर, उनकी शिक्षा पे काम करना पड़ेगा समीम साहब। और मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं सच में, मैंने कई जगह ये बात उठाई समीम भाई, शैक्षिक दर आपके यहाँ बहुत पुअर है, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। और मैं तो कर ही रहा हूँ, आप भी कर लीजिए तो बेहतर रहेगा, अन्यथा ये सपना आपका कभी पूरा नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है, इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग, इस तरह की, सुनिए शमीम, अरे मैं तो आपको बता रहा हूँ 59.1% शिक्षा दर था बीजेपी के आने से पहले, 79.5 हो गया है। एक मिनट में जवाब दे दूं। मैं अकेली बीजेपी को नहीं कह रहा, सबसे बड़ा दोष कांग्रेस का है, उसके बाद सपा और बसपा का है, फिर बीजेपी का है, उसके बाद आप इंडिया गठबंधन में खड़े हो जाते हैं। शमीम जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं। आपकी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा बुर्के वाली महिला, चलिए ठीक है, वो उनका एक व्यू हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बीते 9 साल में मुझे लगता है कि सर्व समाज के लिए जो काम हुआ है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। खासकर जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज के लिए प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने आंकड़ों में मैं बता रहा हूँ बहुत काम किए हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और बहुत सारा उनका मतलब जो बुर्का एक कुप्रथा माना जाता था, या उसको कहें कि बुर्के में जो महिला थी उसकी कोई पहचान नहीं थी। एक टीवी सीरियल भी बीच में फिल्म आपने देखी होगी, उसमें भी कहा गया था कि जो तस्वीर है वो लड़की बुर्के में है तो कह रही है कि चेहरा उसका क्या पहचान है। तो बुर्का एक ये कहा जाता है कि महिलाओं की पहचान को छीनने का एक जरिया था। इस पहचान को, महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की पहचान को प्रदेश सरकार ने एक पहचान बनाने का मौका दिया, उनको ऐसे मौके दिए, तमाम सुविधाएं दी, तमाम योजनाएं चलाई। तो आप जब बुर्के की बात करते हैं उधर, जबकि आपके पास अभी कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जहां सरकार है जो बुर्के वाली महिलाओं के लिए कर रही है, उनको उस कुप्रथा से बाहर लाने की कोशिश कर रही है, उनको पहचान दिलाने की कोशिश कर रही है, यानी वो सब कुछ दे रही है, तो फिर मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो मुस्लिम समाज है वो बीते कुछ वर्षों के दौरान एक बड़ा झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है। और बीजेपी में बहुत सारे मुस्लिम नेता भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, और आज सुबह मैंने उनसे बात भी की, तो उनको लगा कि ये तो बड़ी अतर्कपूर्ण बात है कि बुर्के का नाम लेकर कि वो सीएम बन सकती है, बुर्के वाली महिला, ठीक है बन सकती हैं, लेकिन बुर्के का नाम क्यों आया, मैं ये जानना चाहता हूं कि उसको क्यों, ये कोई सिंबल है या कोई एक टोटका है कि बुर्का नाम लेंगे, बुर्के वाली महिला की बात करेंगे तो बवाल होगा, उस पर डिबेट्स होंगी, बहस होगी, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आएंगी, ये क्या एक शिगुफा है, क्या छोड़ना? देखिए, मैं बड़ी अदब के साथ आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि जो आपने बताया कि भाजपा में भी मुस्लिम लोग हैं, बेशक हैं, और बीजेपी को मुस्लिम भी डालते हैं। अब ये तो चॉइस पर है, हर सिटीजन
जो मतदाता है अपनी पसंद के प्रत्याशी को और अपनी पसंद की पार्टी को चुनता है। तो ये कह देना कि उन मुसलमानों की ऐसी सोच है कि ओवैसी साहब ने गलत बोला तो वो जिस पार्टी के मेंबर हैं वो उसी बात करेंगे, जिस पार्टी से उसी की गाइडलाइन थी तो वो गवर्न होंगे। तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा, अगर डिबेट में हमारे सामने बैठे होते तो हम जवाब देते। अगर वो भाजपा के सदस्य हैं तो भाजपा की पार्टी की तरफ से जो गाइडलाइन उनको मिलेगी वही तो बोलेंगे वो लोग, मैं अपनी पार्टी की गाइडलाइन से बना हूं। लेकिन भारत के संविधान ने जब हर व्यक्ति को अपनी पसंद का कपड़ा पहनने, धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 है, सब कुछ लिखा है। सब कुछ जब अधिकार संवैधानिक हैं तो उस पर अलग से स्पेसिफिक क्रिटिसाइज करने की भी तो आवश्यकता नहीं है। क्रिटिसाइज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विवाद पैदा करने की कोशिश तो है। नहीं, विवाद की नहीं, उनकी मुराद ये थी कि अगर बुर्के वाली से मतलब कोई मुस्लिम महिला भी बन सकती है। मुस्लिम महिला के लिए क्या बुर्का जरूरी है, मैं यही जानना चाहता हूं। नहीं, ऑप्शनल, मैं तो पहले कह रहा हूं ऑप्शनल है। बहुत सारी गर्ल्स नहीं पहनती, लड़कियां कॉलेज जाती हैं नहीं पहनती बुर्का, तो कौन कह रहा कि पहनो आप। अगर उन्हें अच्छा लगता बुर्का पहनना तो बुर्का पहनती हैं, नहीं लगता है तो नहीं पहनती हैं। ठीक है, रोहित जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। मैं आपको बताऊं, इन्हीं बेटियों के उत्थान के लिए, इनको अधिक सक्षम करने के लिए, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा था बच्चियों की शादी जल्दी से कर दी जा रही थी, तो जब इनकी शादी की उम्र 21 साल सदन में करी गई कि 21 साल तक से नीचे आप बेटी की शादी नहीं कर सकते हैं, तब सपा के 2 सांसद, जिसने एक ने कहा था कि लड़कियां इतने समय तक शादियां नहीं करेंगी तो आवारा हो जाएंगी, दूसरे ने कहा कि उनकी प्रजनन क्षमता कम हो जाएगी। तब कहां चले गए थे ओवैसी जी, क्या कर रहे थे, क्यों नहीं बोला था? क्योंकि आपकी मानसिकता वही है, देश तो सेकुलर चाहिए लेकिन चीजें कम्युनल चाहिए। हाँ, चलिए ठीक है। शमीम जी, मेरा आपसे सवाल है, आप उतनी देर से मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं, मैंने बहुत शालीनता से आपकी बात को सुना है, लेकिन चलिए हम चर्चा की अब थोड़े आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। तो एक बात का जिक्र जो कि शौकत अली की ओर से अभी कहा गया, हम 2 हमारे 2 दर्जन, मुझे इस बात का भी एक तथ्य चाहिए कि आखिरकार उन्होंने इस बारे में क्यों बोला। अभी आप, पहला पॉइंट तो मेरा ये है, मुस्लिम महिलाओं की बार बार आप बात कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने अपनी बहन बेटियों से, मुस्लिम महिलाओं से, मुस्लिम बेटियों से ये पूछा कि वो क्या करना चाहती हैं? वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं या फिर वो 2 दर्जन बच्चे पैदा करना चाहती हैं? क्योंकि जिस मजलिस में बैठकर ये बड़ा बयान दिया गया वहां पर कोई ऐसी महिला नहीं थी जिसके कोख में बच्चा पलता है, तो ये क्यों कहा गया? मुझे इस पर जवाब चाहिए, बताइए अहमद जी। देखिए मैम, जो प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, परसों उस कार्यक्रम में मुरादाबाद की घटना है, मुरादाबाद में एक कॉर्नर मीटिंग हुई थी, उसमें मैं भी उपस्थित था पर्सनली, आई वाज आल्सो प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो मैंने वो चाइना की और भारतवर्ष की, लेट मी कंप्लीट प्लीज, बात चली थी चाइना की पॉपुलेशन की। तो उनका कहना यह था, वो तर्क दे रहे थे कि किसी देश की जनसंख्या उस देश की तरक्की में बाधक नहीं है। मतलब आपको पॉपुलेशन बढ़ानी है तो मतलब अब मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो 2 दर्जन बच्चे पैदा करते हैं, तो भारत भी चाइना से आगे जाएगा। नहीं, चाइना की पॉपुलेशन से आप लोग अगर बराबरी करना चाहते हैं तो आप ये कह देंगे कि अब 2 दर्जन बच्चे पैदा कर दो, कैसे बनाएंगे? बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने बची हुई 3 मुस्लिम बहनों भी का हिंदू बहनों को पेश किया जा रहा बात को। वो चाइना और भारत की तुलना कर रहे थे जनसंख्या को लेकर, किसी देश की तरक्की में। आपको खुद को पता है कि आप क्या कह रहे हैं शमीम अहमद जी, आपको खुद को पता है कि आप क्या कह रहे हैं कि चाइना की पॉपुलेशन, पाकिस्तान की पॉपुलेशन, बांग्लादेश की देश की पॉपुलेशन मैटर नहीं करती ना सर? आपने क्या बोला? मतलब आपका मकसद क्या है? देश को आगे बढ़ाना या फिर आबादी को बढ़ाना? चाइना और भारतवर्ष का जिक्र था, देश की भलाई करना या फिर बस आबादी को बढ़ाना? क्या मकसद है AIMIM का? और आप यूपी में क्या यही करने आएंगे? इनको बेहतर जवाब दे सकता हूं। चाइना इतना बड़ा देश है, विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या रखता है, भारत सेकंड लार्जेस्ट देश है, बड़ी जनसंख्या रखता है। तो अरे कहीं भी रखता हो तो क्या बच्चियां 2 दर्जन बच्चे पैदा करेंगी भाई साहब? बच्चियां 2 दर्जन बच्चे पैदा करेंगी कहीं भी रखता हो चाइना?
टू हेल विद चाइना। थोड़ा दिया है तो क्या उन्होंने। देश की बेटियां 2 दर्जन बच्चे पैदा करेंगी? आप महिलाओं को इसी निगाह से देखते हैं क्या? को पाबंदी थोड़ी है, कौन कितने बच्चे करेगा? अरे अहमद जी, अरे, एक बात तो बताइए, मतलब 2 दर्जन आप एक कह बात दिए बताइए, ये जो बयान है, इसके बाद ये जो कहा जा रहा है कि 2 दर्जन बच्चे पैदा कर लो, इससे हासिल क्या हो जाएगा? मुझे ये भी बताइएगा, इससे हासिल क्या हो जाएगा? और चलिए अब ये भी छोड़ दीजिए, मुझे 5 साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए जो कि मुस्लिम रहे हो। टॉपिक पर रहिए, मतलब आप लोगों का नहीं, ये टॉपिक देखिए शौकत अली से भी जुड़ा हुआ है, टॉपिक ही है, शौकत अली से भी जुड़ा हुआ ये टॉपिक है जो कि उन्होंने है। बयान दिया है। ऐसा नहीं होता ना सर, राजनीति में बैठकर आप कोई भी बयान बेतुका बयान दे देंगे, ऐसा नहीं होता। ये बेतुका अगर बयान आप कहाँ ऐसे है? बयान देंगे तो जनता आपको कैसे तय करेगी कि हाँ ये हमारे राज्य को बहुत अच्छी तरीके से चला लेंगे? तर्क ये था कि किसी देश की तरक्की में उसकी जनसंख्या बाधित नहीं हो सकती। कैसी बातें कर रहे हैं ये बात साहब? चलेगी वहाँ। कैसी बातें कर रहे हैं? आपको खुद को पता है कि आप क्या कह रहे हैं? मतलब आबादी बढ़ाकर आप क्या हासिल कर लेंगे, ये बताइए, क्या हासिल कर लेंगे आप, मुझे ये बताइए ना। तो सरकार ने इस तरह का कोई कानून बना दिया है क्या कि बच्चों पे एक बैंड लगा दिया कि इतने बच्चों से आगे नहीं पैदा होंगे? ये बताया जाए मुझे। कुछ नहीं हो सकता सर, कुछ मतलब भी नहीं हो होंगे, सकता। नहीं होंगे तो आप जारी रखेंगे, नहीं होंगे तो आप जारी रखेंगे सिलसिला। अरे गजब बात करते हैं। अच्छा 2 दर्जन बच्चे पैदा करने के लिए 20-22 साल तो चाहिए होते होंगे कम से कम, अगर हर साल की भी स्ट्राइक रेट आप मेंटेन करें तो बेटियां कहां से सीएम बनाएंगे आप? कहां से पढ़ाएंगे उनको? कहां से उनकी राजनीतिक सहभागिता करेंगे अगर आप उनको जो है 20-22 साल बच्चे पैदा करने में लगा देंगे? अरे कुछ सोचिए भाई साहब, डेटा एनालिसिस किया करिए कि 2 दर्जन बच्चे पैदा कराने में 24-25 साल आप लगवाएंगे, तो किस उम्र में शादी कराएंगे, किस उम्र में आप उनको सीएम बनाएंगे? मतलब दोनों बातें कहीं से समानांतर है क्या? अरे समीम भाई आपको भी पता है कि इस समय फांस गले में फंस चुकी है, लेकिन बस क्या आप हिल हिल के निकाल ले उस फांस को कि पूरी फंसने ना पाए, इसलिए व्यवस्था आप करे पड़ रही हिल हिल के। देखिए समीम भाई ये दोनों स्टेटमेंट मैं फिर कह रहा हूं और बहुत होशो हवास में कह रहा हूं, दोनों स्टेटमेंट निंदनीय है। बेटियां किसी भी पिता के लिए गर्व होती हैं और ऐसा कहने वाले लोग कि 2 दर्जन बच्चे बेटियां पैदा करें बच्चे, मुझे बताइए उनके खिलाफ आप लोग क्या करते हैं? 3 तलाक के भी तो बहुत पैरामीटर्स है ना। जो लोग रोटियां जल गई व्हाट्सएप पे दे दिया, नमक ज्यादा हो गया, क्या ये शरीयत के अकॉर्डिंग है? लेकिन किसी ने ऑब्जेक्शन किया कभी? नहीं किया। और उसमें एक पैरामीटर है, एक साथ में आप 3 तलाक नहीं बोल सकते समीम भाई, सुनिए, एक साथ में आप 3 तलाक नहीं बोल सकते। किसी ने ऑब्जेक्शन किया ऐसे तलाकों पर? समस्या क्या है? आप लोग पुरुष प्रधान बने रहना चाहते हैं, बेटियों का सहारा लेकर के सीएम बनने के पुरुष प्रधान बने रहना चाहते हैं और करते कराते कुछ नहीं है आप लोग बेटियों के लिए। अब कहां से कर लीजिएगा? 2 दर्जन बच्चे बगैर पैदा करेगी बेटी तो कहां से सीएम बना दीजिएगा उसे? वो बच्चे संभालेगी, आपका राज संभालेगी? क्या बात करते हैं आप? कुछ भी बोलिएगा, किसी भी चीज का कोई कनेक्शन ना हो। यही वजह है कि अब इस वक्त एक ये बात जो लगातार कही जा रही है, शौकत अली ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि क्या आप लोग कट्टरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब अगर ये बयान दे दिया जाता है तो फिर कई लोग नहीं फैला पाएंगे चित्रा जी, बिल्कुल दावे से कह रहा हूं नहीं फैला पाएंगे। ये एक सीट नहीं जीत पाएंगे उत्तर प्रदेश में, मैं उनको चैलेंज करता हूं, एक सीट जीत के दिखा दे उत्तर प्रदेश में, इस मानसिकता के साथ ही है। ठीक है सत्यना जी अंतर्यामी है क्या? भविष्य जानते हैं? हाँ मैं हूँ, जिस तरह की मानसिकता बेटियों को लेकर दिखा रहे हैं आप देखिएगा, बेटियां आपके खिलाफ वोट करेंगी। जैसे 3 तलाक के बाद 60% वोट 23% वोट हुआ ना, इसी मानसिकता से आप चलेंगे 50% 100% वोट भी बेटियों को हमें मिलेगा। 3 तलाक के बाद 23% हुआ था वोट। दूर नहीं है, कोई बात नहीं, बिल्कुल दूर नहीं है, देख लीजिएगा। और इसी मैं चित्रा जी से कहूंगा, विवेक जी से कहूंगा, इस क्लिप को संभाल के रखिए, अगर ये एक सीट निकाल के दिखा दे तो आप कहिएगा। इस तरह की मानसिकता लेकर के आप आएंगे कि बेटियां 2 दर्जन बच्चा पैदा करें और फिर बुर्के और हिजाब में आकर के सीएम बन जाएं, ये मानसिकता है आपकी। अरे आप कहते हैं उनको पढ़ाएंगे, उनको आगे लाएंगे, मुख्य धारा में लाएंगे तो समझ में आएगा। अरे पहले तो आप आधा जब हिलते तो आधा सर कट जाता है आपका। देखिए चर्चा के अंतिम पड़ाव आधा सर कट जाता है जब हिलते हैं तो बहुत कम है। शालीनता से अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है अहमद साहब रुक जाइएगा, आप बार बार कह रहे हैं कि आपको मिर्ची क्यों लग रही है, वो तो समय बताएगा, वो तो वक्त बताएगा। चलिए ठीक है, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, हम भी देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन रोहित सक्सेना जी सवाल ये भी लगातार देखिए मुस्लिम वोटरों को लेकर के भी किया जा रहा है, चूंकि हमारा जो मुद्दा है उस पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, अरे रुकिएगा ना साहब, रुकिए, अब सवाल कर लूं मैं, रुकिए। सक्सेना साहब सवाल ये है कि अब क्या
AIMIM को उत्तर प्रदेश में, चूंकि महाराष्ट्र और बिहार का जिक्र हो रहा है, अच्छा प्रदर्शन किया, इसके बाद में यही कहा जा रहा है कि ओवैसी साहब जो है वो बहुत ज्यादा गदगद हो गए और अब यही वजह है कि यूपी में वो चाहते हैं कि भाई हम बुर्के वाली सीएम बनाएंगे और वो बिल्कुल सपना देख रहे हैं कि अब हम ही जीतने वाले हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन क्या मुस्लिम वोटर जो हैं वो AIMIM को एक नए विकल्प के तौर पर देख रहे हैं यूपी में? आपको ऐसा लगता है? चित्रा जी, मैंने तो अभी डेटा इन्हीं के मुंह से कहला लिया। इन्होंने बताया 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ इनके जो है सदस्य हैं पार्टी के, इनको उतने वोट ही नहीं मिले, तो पार्टी के लोग तो इनको वोट दे नहीं रहे, जनता कहां से दे देगी? कौन से सपने में जी रहे हैं ये? जब इनके पार्टी के जितने सदस्य हैं वो ही इनको वोट नहीं दे रहे हैं, अभी तो इनको इसी पे काम करना पड़ेगा, फिर कहीं आगे जाकर के सोचेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, देखिए मानसिकता बदलनी पड़ेगी आपको महिलाओं को लेकर के। वो महिलाएं किसी भी समाज से हो, चित्रा जी बहुत स्पष्ट है, वो महिलाएं किसी समाज से हो, वो मुस्लिम समाज से हो, हिंदू समाज से हो, किसी समाज से हो, आपको मानसिकता बदलनी पड़ेगी। महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है, जैसा कि आपकी पार्टी के लोग समझ रहे हैं और 2 दर्जन बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, 1 मिनट रुकिए, आपने अपने समय में बोला है भाई, मैंने फिर आप अपने समय में बोलिए। दूसरी बात, मैंने अभी आपको शैक्षिक दर का हवाला दिया, बीजेपी सरकार ने बहुत साइलेंटली काम किया। मुझे और थोड़ा सा मैं हस्तक्षेप करना चाहूंगा। महिलाएं बच्चा पैदा करने की, मैं बोलूं या रुक जाऊं? थोड़ा सा समय दे दीजिए मुझे। मैं बस 1-2 चीजें शमीम जी से जानना चाहता हूं। एक तो जो महिलाओं वाली बात हुई, बुर्के वाली बात हुई, तो क्या AIMIM इतनी बड़ी पार्टी है, क्या उसके पास कोई मेल फेस नहीं है, यानी मर्द चेहरा नहीं है, पुरुष चेहरा नहीं है क्या महिलाएं? और वो महिलाएं, मैं जिक्र करना चाहूंगा हिबा का। अभी कुछ दिन पहले ही हिबा ने 3 तलाक के मामले में FIR दर्ज कराई है। मुनव्वर राणा की बेटी हैं, मरहूम शायर मुनव्वर राणा, सभी लोग जानते हैं, और 3 तलाक के मुद्दे का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले शायर थे वो, या मुस्लिम समाज के एक बहुत प्रतिष्ठित नाम। उनकी बेटी को उसी कानून का सहारा लेना पड़ा अपने ऊपर हुए उत्पीड़न, प्रताड़ना और जो 3 तलाक का मामला हुआ उनके साथ, उससे बचने के लिए। तो फिर मुझे तो लगता है कि आप बुर्के वाली महिला कह रहे हैं, तो बुर्के वाली महिलाएं तो सारी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वो 3 तलाक का जो कानून पास हुआ है वो तो उनके लिए एक क्रांति लेकर आया है, उनके लिए बहुत अच्छा कानून पास हुआ है। तो फिर तो बुर्के वाली बात तो भाजपा के पक्ष में चली गई। शमीम जी, हाँ, जवाब दे। जी साहब, मैं जवाब देता हूँ। त्रिपाठी जी की बात का जवाब देने से पहले मैं सक्सेना जी की बात तो शुरू करना चाहूंगा। मेरे भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं हमारे आदरणीय सक्सेना साहब, रोहित सक्सेना जी, इनकी बातचीत सुनने से मुझे लगा ये तो सपा का प्रतिनिधित्व करने बैठे हुए हैं यार स्टूडियो में। यहाँ मतलब जो मुस्लिमों की पैरवी कर दे वो सपा का हो गया। वाह, जो आप वक्तव्यों से तय करेंगे, यही है, आप यही भरते हैं उन लोगों के बीच में कि भाजपा आपके विरोध में अगर कोई पक्ष में बात कर दे तो वो सपा का हो गया। अरे भाई, मैं तो शुरू से कह रहा हूं भाई साहब कि मैं कहता हूं मुस्लिमों को शिक्षित होना चाहिए। जब वो शिक्षित हो जाएंगे तो आप जैसे बरगलाने लोग वाले लोग उनको बरगला नहीं पाएंगे, और जिसका परिणाम रहा है पिछले चुनाव में बढ़ता हुआ मुस्लिम वोट। रोहित जी बोलने दीजिए शमीम जी को अपनी बात बोलने दीजिए। देखिए, जहां तक हिबा जी की बात का सवाल है, तो पारिवारिक झगड़े हो सकते हैं घर में, उन क्या परिस्थितियां रही होंगी, ये तो हिबा जी जब बैठेंगी तो अपनी बात बताएंगी। उनको आप बुलाइएगा, त्रिपाठी जी जब बुलाएंगे, वहां क्या समस्याएं हैं, किस तरह की हैं, वो सपा की प्रवक्ता उनकी बहन सुमैया जी हैं, क्यों ऐसा बोलती थी, क्या करती थी, वो उनका मैटर है। विवेक भाई 10 सेकंड। किसी परिवार में झगड़े एक नेचुरल फैक्टर होता है। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं पूरी बात कर दूं तो ये उनका मैटर है। लेकिन जहां तक सवाल इस बात का है कि भाई देश का कानून बना, कानून जब बन जाता है तो कानून के उसका फायदा भी होता है और कानून से कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जब एक कानून बन गया तो कानून है, हमें कानून को ओबे करना है भाई। जब बनने से पहले ये बिल था तो उसका पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, डिबेट हुई, तर्क वितर्क हुए सांसदों के, तमाम जितने लोगों ने तर्क दिए, कुछ लोग उसके पक्ष में थे, कुछ लोग के। जब पटल पे वो कानून का शेप ले लेता है तो हर भारतवासी उसका फायदा उठाएगा। क्या दिक्कत है? कहीं किसको कोई नुकसान हुआ है, हिबा जी को कोई नुकसान, यानी आप मान रहे हैं फायदे का कानून है ना?
ये फायदे का कानून है, बेटियों के लिए मान रहे हैं ना आप? उस संबंध में क्या झगड़ा है उन लोगों का? अरे भाई पहले मुझे बताइए, आपने कहा उसका फायदा उठाएगा तो फायदे का कानून है ना बेटियों के लिए। बाहर जाएगा पहली बात, विवेक भाई 10 सेकंड रुकिए, एक मिनट बोलिए विवेक भाई 10 सेकंड रुकिए साहब। आपने अभी एक बात कही कि जो हिबा जी का मामला वो घरेलू मामला तब तक होता है तब घर में रहे, जब न्यायालय में पहुंच जाता है तो अपराध हो जाता है। तो कम से कम जो भी वर्ड बोले उसका क्या शाब्दिक मायने है, वर्ड मीनिंग क्या है, ये समझिए। कानून के पास पहुंचने के बाद वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है, वो घर के झगड़े नहीं होते। और दूसरी बात, मुझे अच्छा लगा आपने इस बात को कम से कम एक चैनल पे स्वीकारा कि कानून का फायदा लोग उठाते हैं। इसका मतलब है कि ये कानून कम से कम बेटियों के फायदे का है। तो वो बेटियां जो अभी तक शरीयत के नाम पे दबा दी जाती थी, आज उसी कानून का सहारा लेकर के अपने हक की बात कर रही। मुझे एक बात बताइए समीम भाई, एक मिनट रुक जाइए। मुझे एक बात बताइए, आपके यहाँ एक ऐसी व्यवस्था थी, अरे रुकिए ना, आपके यहाँ एक ऐसी व्यवस्था थी, अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए ना, आपके यहाँ एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें संपत्ति का जो उत्तराधिकार होता था उसमें अगर 3 बेटियां हैं तो 25% में ही पाएंगी, और अगर एक ही बेटा तो 75% लेके जाएगा। क्या आपकी कोई बेटी है? नो, मैं बहुत- 1/3 2/3 नहीं। 1/3 अरे, बेटी रुकिए का, ना। 2/3 बेटे का। बेटियों का, बेटी नहीं बेटियों का, और एब्सोल्यूट एक जाता था बेटे को। गलत, गुमराह मत करिए, गुमराह मत करिए, मैं शरीयत गुमराह मत करिए। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, गुमराह मत करिए। अगर 5 बेटियां हैं तो उसी हिस्से में रहेंगी, और एक बेटा है तो पूरा एब्सोल्यूट मेजर लेकर के जाएगा। शमीम अहमद जी और रोहित सक्सेना जी, ठीक है, मैं आप दोनों को करवाना चाहूंगी क्योंकि वक्त मेरे पास अब बहुत कम है। ठीक है, वक्त भी बहुत कम है और आप लोग चर्चा के मुद्दे से भी भटक रहे हैं। और आखिरी सवाल, ठीक है, अब वक्त कम है मेरे पास। अहमद जी, जो बोलना था वो तो आप बोले नहीं। अब सवाल देखिए, आखिरी मेरा है जो जल्दी 10 सेकंड में जवाब मैं चाहती हूं। क्या बहन जी मायावती से बात चल रही है 2027 के लिए? ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, हमें पता नहीं किससे चल रही है, हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। हाँ ठीक है, रोहित जी 2027 को लेकर आखिरी कमेंट। 2027 में बिहार जैसा परिणाम होगा, जैसे वहां एक परिवार खत्म हो गई पार्टी के साथ, वैसे यहाँ भी खत्म हो जाएगा। बाकी अभी कोई और तो है नहीं, ना उनके पास कोई विचार है, न एजेंडा है। तो ये सब केवल मतलब वक्ती, वो कहते हैं ना, एक बुलबुले हैं जो बारिश के बाद खत्म हो जाने हैं। तो देखिए अभी 22 के बाद ओवैसी जी गायब थे, 27 के पहले आ गए, फिर ये गायब हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चूंकि देखिए राजनीति का जिक्र हो रहा है, तो राजनीति में कहते हैं शालीनता से भी देखिए काम किया जाता है, शब्दों का चयन होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस वक्त शौकत अली के जो बयान चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्या वाकई में उस बयान के आधार पर वो यूपी की राजनीति में कायम होना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। और क्या इस आधार पर जनता उन्हें कुर्सी पर बैठा लेगी, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार। तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हूं। आगे कौन रोआ टिड़के दी हैं योगी जी के? अरे वो अपनी कम्युनिटी के समझाओ, योगी जी के क्या बताओ। आ जाए, योगी जी तो स्वागत करते हैं, और जो जिस भाषा में चाहता है उसी भाषा में स्वागत करते हैं। तो क्या देंगे बेचारे, उनको नींद नहीं आती है। बेटा सो जा, नहीं गब्बर आ जाएगा, उस चक्कर में वो जो है, वो तो लौनी में योगी जी तो बहुत बड़ी बात है।